हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिचा एजुकेशन क्लासेस। मैं रिचा आपका रिचा एजुकेशन क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। आपके लिए हम यूपी जीके की क्लासेस लेकर आ रहे हैं। यूपी जीके के क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज के फॉर्म में होते हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके स्टेट लेवल का जो भी एग्ज़ाम हो, आपका यूपीएसआई, यूपीपी और लेखपाल और यूपीपीसीएस, आपके जो भी एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम जो भी स्टेट लेवल के हैं यूपी के लिए हैं, सभी में वो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको हम क्वेश्चंस लेकर आते हैं, क्वेश्चन के बाद आंसर लेकर आते हैं, आप उनको ज़रूर अटेंड करें एमसीक्यूज को। और साथ में ही आपकी किड्स की भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं इस समय, आप उनको भी ज़रूर देखें। आपके आसपास जो भी किड्स हो, बच्चे हों जो कि स्कूल नहीं जा रहे हो या जा रहे हैं, तो उनके लिए हर क्लासेस हम लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही आपके लिए हम डेली अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। आपके लिए अभी कल सितंबर का वन लाइनर जो भी आपके करंट अफेयर्स रहे सितंबर के, वो आपके अपडेट हुए हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। उनको देखकर आप जितने भी क्वेश्चन हैं सितंबर के, वो बहुत ही कम समय में आपके लिए बेनिफिशियल हैं। ठीक है, साथ ही हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। और आज हम आपके लिए आ गए हैं लेकर हिस्ट्री की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए अभी एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में अभी तक हमने आपका बहुत सारी चीज़ें, आदि ऐतिहासिक काल सब कुछ देखा है। उसमें सारे आपको जो भी राजा आए, जिन्होंने शासक आए, जो भी उनको हमने देखा, उनके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनके महत्वपूर्ण कार्य थे, जो भी उनके रिलेटेड थे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो कि वो सब हमने कवर किए हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसके आगे। अभी हमने लास्ट वीडियो में किया पूर्व मध्यकाल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल तक हमने आपका कंप्लीट किया था। उसके बाद आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रमुख मंदिर। ठीक है, इस काल में आपका एंशियंट हिस्ट्री में आपका क्या महत्वपूर्ण, कौन कौन से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, ये आपके लिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसके एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि ये मंदिर किसने बनवाया। ठीक है, ये मंदिर किसने बनवाया है आपका, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। और किसके समय में बना है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपसे कह दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन प्रेस करें और लाइक का बटन प्रेस करें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस करने पे आपको हमारी जैसे ही क्लास अपडेट होंगी वो सब मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और भी चीज़ की न्यू ऐसे वीडियोस चाहिए, हम आपके लिए अभी देखिए यूपी जीके के साथ साथ आपकी पॉलिटी की, साइंस की, ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में और भी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। तो उनको अपडेट्स देखते रहिए आप। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना ज़्यादा आप हमारे सपोर्ट में रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए मैटर कंटेंट लेके आते रहेंगे। मैंने आपके लिए एक एनसीईआरटी की क्लास जो है डिस्कस की थी, टारगेट 2021। टारगेट 2021 के लिए एनसीईआरटी की बुक को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम आपके लिए लेकर आएंगे। बीच में इधर कुछ दिन आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, उसके कुछ सर्टेन रीजंस थे, हेल्थ इश्यूज थे, वो अभी आपके लिए रेगुलर हो जाएंगी। सो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए देखते हैं हम आज का टॉपिक, प्रमुख मंदिर। ठीक है, तो ये प्रमुख मंदिर आपके कौन कौन से हैं, कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम देखते हैं। ठीक है, ये आपका मंदिर है, कहाँ है, कैसे है, ये हम देख रहे हैं। पहला मंदिर है आपका दशावतार। ठीक है, दशावतार ये आपका मंदिर है दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग में। और इसको बनवाया किसने है, राष्ट्रकूट शासक ने इसको बनवाया है। देखिए, मंदिर आपके लिए पूछा जा सकता है, अभी मंदिरों के नाम ले लेगा, पूछा जाएगा कहाँ पर है, किसने बनवाया, इस तरह क्वेश्चन आता है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप नोट डाउन करके अपने कॉपी में रख लीजिए, लिख लीजिए और इसको जरूर रिवाइज करिए, जरूर अपने माइंड में फीड कर लीजिए। साथ ही मेरा आपसे ये भी कहना है कि आपको इसके नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके लिए लास्ट टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, लास्ट टाइम में आप रिवीजन कर सके। चलिए, तो पहला मंदिर है दशावतार, जो है आपका दंती दुर्ग में, इसको राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया। दूसरा है आपका कैलाशनाथ मंदिर। ठीक है, कृष्ण एक, ये भी आपका राष्ट्रकूट शासक ने ही बनवाया था।
तीसरा है आपका ओसलेश्वर मंदिर, ये विष्णुवर्धन के उसमें राष्ट्रकूट शासक ने ही इसको भी बनवाया। चौथा है आपका वराह, ये आपका मामल्लपुर राष्ट्रकूट ने शासक ने ही इसको भी बनवाया। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैलाशनाथ मंदिर, ये आपका कांची में है, नरसिंह सेकंड ने इसको बनवाया। उसके बाद आता है गणेश मंदिर, ठीक है, गणेश मंदिर का है मामल्लपुर, ये भी मामल्लपुर में है, परमेश्वर सिंह ने इसको बनवाया है। उसका है आपका राज राजेश्वर बृहदेश्वर, ये दो एक ही मंदिर, ये दोनों नाम एक ही मंदिर का है, चाहे आप इसको राज राजेश्वर मंदिर कहिए चाहे बृहदेश्वर मंदिर कहिए। ये आपका तंजौर में है, इसको बनवाया है राजराज फर्स्ट ने, प्रथम ने। ठीक है, तो मैं आपको मंदिरों के नाम फिर से रिपीट कर देती हूँ। दशावतार, कैलाशनाथ मंदिर, ओसलेश्वर, वराह, कैलाशनाथ, गणेश मंदिर, राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं आपका उपाधियां, इस समय में उपाधियां किसको क्या मिली हैं। तो चलिए अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं उपाधियां। ये सब आपके लिए उपाधियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बताऊंगी कौन सी उपाधि किसे मिली। इस उपाधियों में भी बताया पूछा जाता है कि आपको कौन सी उपाधि के लिए कौन जाना जाता है। एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन में भी खूब पूछा जाता है और आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है ये किसी एक बुक से उठाया हुआ नहीं है, कई सारी बुक का कंपाइलेशन करके बड़ी मेहनत करके लिए हम आपके लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ताकि आप अपना समय बचा सके, आप अपना टाइम सेव कर सके। मैंने आपको कहा है कि कंटेंट हम आपको देंगे, मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। और आप मेरा पहले का भी, इसके पहले जो वीडियो आया था एनसीईआरटी के लिए, आप उसको ज़रूर देखें, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, 2021 का जो टारगेट है उसमें ज़रूर हमारे साथ शामिल हों। चलिए हम देखते हैं कि कौन सी उपाधि किसको मिली है। तो हम उपाधियाँ देखेंगे, आप इनको ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको याद भी करिए, सिर्फ नोट डाउन ही नहीं। साथ में अब हम देखेंगे कि बिंबसार को, बिंबसार का नाम आपको पता है, हमने आपको बताया है कौन सा राजा कौन सी चीज़ के लिए प्रसिद्ध रहा है, ये मैंने आपको बताया है, डिस्कस किया है। अब उसी में हम देखते हैं कि बिंबसार को उपाधि दी गई श्रोणिक की। ठीक है, बिंबसार को बुलाया गया श्रोणिक। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका अजात शत्रु, अजात शत्रु को कुड़िक। ठीक है, अजात शत्रु आपका है कुड़िक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका उदयन। ठीक है, उदयन को उदयभद्र, उदयन को उदयभद्र नाम की उपाधि दी गई। कालाशोक, कालाशोक को काक नाम की उपाधि दी गई। महापद्म नंद को कई सारी उपाधियां दी गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप नोट डाउन कर लें। उग्रसेन, सर्वशांता, एक छत्र, विकराट, ये चार आपकी उपाधियां हैं महापद्म नंद की। ठीक है, उग्रसेन, सर्वशांता, एक छत्र, विकराट। उसके बाद है आपका दशरथ, दशरथ का आपका है देवानामपीय, अशोक। ठीक है, इनका दो है, एक देवानामपीय है, इनको अशोक के नाम से भी जाना जाता है दशरथ को। उसके बाद है आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त आपका पर क्रमांक। ठीक है, समुद्रगुप्त को पर क्रमांक की उपाधि दी गई। उसके बाद है नरसिंह गुप्त, नरसिंह गुप्त को दिया गया बलादित्य का। ठीक है, ये सारी उपाधियां हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर जो कि वर्धन भी इनका वो नाम है, इनको मिला परम भट्टारा की। ठीक है, इनको परम भट्टारा की उपाधि मिली। उसके बाद नेक्स्ट है मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज का नाम आपने सुना होगा ज़रूर, और मिहिर भोज को प्रभास। ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, सारे रूलर हैं, शासक हैं, सारे इंपॉर्टेंट, और इनको कौन कौन सी उपाधि मिली है ये आपके लिए, ये आपको जल्दी कहीं मिलने वाली नहीं है चीज़ें, आपको जल्दी किताबों में भी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपको फिर से कह रही हूँ बार बार कि हम आपके लिए जो कंटेंट लेकर आए हैं वो कंटेंट आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल है, इससे बाहर आपकी उपाधियाँ नहीं आएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे यहाँ से मध्यकालीन भारत। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे, अभी तक हमने आपका ऐतिहासिक एंशियंट हिस्ट्री किया,
आदि ऐतिहासिक से शुरू करके आदि ऐतिहासिक, हम लोग मध्य ऐतिहासिक करके पूरा ऐतिहासिक तक हम आए। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन यानी मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्या हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री की भी अपनी जो हिस्ट्री है वो हम देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपना मध्यकालीन भारत के इतिहास की तरफ। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं, आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास देखेंगे। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, जो उसका समय है, कालक्रम है, वो है 1200 एडी से लेके आप 1200 से आपका लेके 700 एडी तक। ठीक है, 1200 से लेकर आपका 707 एडी तक आपका जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में क्या है। तो देखिए, यह आपका हम बता रहे हैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, पर मध्य से पहले आपका आएगा पूर्व मध्य। ठीक है, मध्य में हम पहुंचेंगे, मध्य में पहुंचने से पहले हम आपको बताएंगे पूर्व मध्य। ठीक है, तो मध्य के पहले अब हम क्या अभी आपको डिस्कस करेंगे पूर्व मध्य काल, जिसका समय हम आपको बताएंगे 750 एडी से लेके 1200 एडी तक है आपका। ठीक है, तो इसलिए इस बेस ये भी कहा जाता है कि जो पूर्व से, ठीक है, जो आपका पूर्व से आपका मध्य है, ठीक है, पूर्व से मध्य के बीच में कहते हैं जो समय है आपका वो 750 एडी से, ठीक है, वो आपका आता है 750 एडी से लेकर आपका 1200 एडी तक। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, तो मध्यकालीन पहले से पढ़ने से पहले जो आपका ये मध्यकालीन और पूर्व काल, ठीक है, इसके बीच में जो समय आएगा वो आएगा आपका 750 एडी से लेके 1200 एडी तक का। ठीक है, उसके बाद चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम आपको बताएंगे कि भारत के इतिहास को, जो हमारा भारत का इतिहास है, जो हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको इतिहास को 3 तत्व पर विभाजित करते हैं। ठीक है, वो 3 तत्व आपके हैं कौन से, जिनके हम आधार पे भारत के इतिहास को विभाजित करते हैं। तो हमने पहला देखा था प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि हमने खत्म किया है प्राचीन भारत का इतिहास। देखिए प्राचीन, अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्राचीन भारत का इतिहास तो इतना बड़ा है, हमने इतनी जल्दी कैसे खत्म कर दिया 7, 8, 10 क्लासेस में। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे आपके लिए ये मास्टर वीडियोस की क्लास चला रहे हैं। ठीक है, ये मास्टर वीडियोस हैं आपके लिए, जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डाली हैं, और जो आपका बाकी डिटेल्ड क्लासेस जो चलेंगी, टारगेट वाली जो क्लासेस चलेंगी, उसमें हम सब कुछ आपका करवाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें वो भी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन ये एकदम मोस्ट, समझ लीजिए कि आप, एक होता है ना कि आपको कोई चीज़ चाहिए वो आपको अच्छे से डिटेल में दी जाएगी, आप उसको समझिए, पर ये वो क्लास है जो आपको आप एंड टाइम पे देख के जा सकते हैं, जो भी एक भी पॉइंट आपका एक्स्ट्रा नहीं होगा इससे बाहर। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, हमने आपको बताया कि 3 तत्व पे भारत के इतिहास को विभाजित किया गया है। पहला आपका हो गया प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है ये अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन। और तीसरा आपका जो आता है, तीसरा और आखिरी जो भारत के इतिहास का आता है वो है आपका आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत यानी आपके मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री, ये आपका मिडीवल हिस्ट्री, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका आधुनिक भारत होगा वो आपका होगा 707 से लेके प्रेजेंट आज तक में जो भी आपका हिस्ट्री में हो रहा है वो सारा आएगा आपका आधुनिक भारत का इतिहास में। ठीक है, क्लियर, ये आपका है। और मैंने आपको जैसा बताया कि प्राचीन भारत के इतिहास और प्राचीन और मध्य के बीच पूर्व मध्य आता है। ठीक है, जो आपका प्राचीन ये है प्राचीन, उसके बाद जो आपका मध्यकालीन आया, इसके बीच में एक समय और है जो है आपका पूर्व मध्य, और ये जो इसका समय है जो मैंने आपको बताया उसका समय है 750 एडी से 1200 एडी का। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हुई, पूर्व मध्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही। तो देखिए जो पूर्व मध्यकाल है आपका, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में आपका क्या हुआ, सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ। यानी जो सामंतवादी था, सामंतवाद जो था एक्सक्यूज मी,
जो आपका सामंतवाद था उसका उसका उत्कर्ष हुआ, ठीक है, यानी उसकी बढ़ोतरी हुई, उसमें उन्नति हुई, ठीक है। दूसरा आपका आता है उत्तर भारत में। अब हम देखेंगे उत्तर भारत में क्या हुआ पूर्व मध्यकाल में। तो आपका उत्तर भारत में अधिकांश राजपूत का उदय हुआ, ठीक है। उत्तर भारत में आपका जो उत्तर भारत वाला एरिया था उसमें राजपूत खूब आए, उठ के निकले, ठीक है। राजपूत का खूब उदय हुआ वहाँ पे, वो लोग खूब मतलब उन्होंने ग्रोथ की, खूब विकास किया उन्होंने। तो राजपूत उदय में किसका किसका उदय हुआ ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं और आप पूरे नाम को नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने बोलने वाली हूँ। इसमें आपके हुए गुर्जर, ठीक है, गुर्जर हुए आपके, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, अजमेर के चौहान वंश, कश्मीर के राजवंश, उसके बाद हुए पंजाब और अफगानिस्तान के शाही वंश, ठीक है। मैं आपको बोल रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अफगानिस्तान के शाही वंश, पंजाब और अफगानिस्तान के शाही वंश, उसके बाद है कश्मीर के राजवंश जो आपको यहाँ मैंने लिखा है, उसके बाद है गुजरात में चालुक्य और सोलंकी, गुजरात में आए आपके चालुक्य और सोलंकी, उसके बाद आए आपके बुंदेलखंड में चंदेल, ठीक है, बुंदेलखंड में आपके आए चंदेल, उसके बाद आपके आए मालवा में परमाल, ठीक है, मालवा में आपके परमाल आए, परमाल के बाद आपके आए त्रिपुरी के कलचुरी, ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी आए, और उसके बाद कौन आया, बंगाल में पाल, बंगाल जो आपका बंगाल है, बंगाल में आपके पाल आए, उसके बाद पाल के बाद आए आपके सेन, ठीक है, पाल के बाद आए आपके सेन, उसके बाद आए बादामी के चालुक्य, ठीक है, बादामी के चालुक्य और बहुत सारे, ठीक है। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश, अजमेर के चौहान वंश, पंजाब और अफगानिस्तान के शाही वंश, कश्मीर के राजवंश, उसके बाद है आपका गुजरात में चालुक्य और सोलंकी, बुंदेलखंड में चंदेल, मालवा में परमाल, त्रिपुरी के कलचुरी, बंगाल में पाल, पाल के बाद सेन और बादामी के चालुक्य और एटसेट्रा, ठीक है। ये सारे लोग आपके आए हैं जो कि आपका उत्तर भारत के राजपूत का उदय हुआ है उसमें। उसके बाद अब हम देखेंगे त्रिकोणी संघर्ष। अब त्रिकोणी संघर्ष क्या है ये भी थोड़ा आप जान लीजिए, हिस्ट्री में आपका देखिए कुछ भी कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको त्रिकोणी संघर्ष के बारे में ही जानना है। पता लगा आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिकोणी संघर्ष किसके किस बीच में हुआ, तो आपको पता ही नहीं है कि त्रिकोणी संघर्ष हुआ किसके बीच में, तो आप इसे जानिए। त्रिकोणी जो संघर्ष हुआ, जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणी यानी तीन कोण आपके बनते हैं ट्राइंगल में, ठीक है। त्रिकोण जो होता है इसमें एक कोण, दो कोण, तीन कोण, वैसे ही यानी त्रिकोणी संघर्ष हुआ, यानी तीन कोणों के बीच में संघर्ष हुआ है। सॉरी पावर कट हो गया था, तो चलिए कंटिन्यू हम करते हैं। त्रिकोणी संघर्ष, तो त्रिकोणी संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ ये हम देखते हैं। त्रिकोणी संघर्ष हुआ राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार तथा पाल शासक के बीच में, ठीक है। ये आपका तीन लोग के बीच में हुआ था, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल शासक के बीच में। मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो आपका हुआ है त्रिकोणी संघर्ष, ये त्रिकोणी संघर्ष आपका हुआ है 6 स्टेप में, ठीक है, यानी 6 स्टेप में, 6 कदमों में, 6 कहते हैं ना कि उसमें जो है ये अलग अलग चरणों में, 6 चरणों में आपका जो है ये संपन्न हुआ है त्रिकोणी संघर्ष। अब हम इसके आगे चलिए देखते हैं कि धार्मिक आंदोलन मध्यकाल में कैसा रहा। तो चलिए अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम धार्मिक आंदोलन मध्यकाल में कैसा रहा, ये धार्मिक आंदोलन हम इसके बारे में देखेंगे। तो जो आपका ये मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन हुआ, इसमें जो है आपका भक्ति काल और सूफी काल युग, ठीक है, ये भक्ति काल और सूफी युग आरंभ हुआ, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, भक्ति काल और सूफी युग, ठीक है। देखिए आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, इन शॉर्ट में आपके लिए लिखा है, आप मेरी चीज़ों को सुनते जाइए और उनको नोट डाउन करते जाइए। ये आपके लिए इन शॉर्ट में सारी चीज़ें आप उसको
नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। जब भी ध्यान है कि आपको हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट देखना है तो आप कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठिए और उनके नोट्स बनाते रहिए। तो जो धार्मिक आंदोलन है आपका मध्यकाल में, इसमें भक्ति और सूफी काल युग आपका जो है आरंभ हुआ है। उसके बाद दक्षिण भारत में, ठीक है, ये आरंभ कहाँ हुआ तो है ये धार्मिक जो है आंदोलन जो है आपका मध्यकाल में, लेकिन मध्यकाल में कहाँ पे, दक्षिण भारत में, ठीक है, आपका दक्षिण भारत में ये आरंभ हुआ और पूरे भारत में धीरे धीरे प्रचार हो गया। कहते हैं ना कि देखिए कोई चीज़ शुरू होती है, अगर हमारी इंडस्ट्री में कोई चीज़ आती है, आपके फिल्म इंडस्ट्री में कोई चीज़ आती है, तो क्या होता है कि वो कोई नया फैशन आया, धीरे धीरे सब लोग ने उसको पूरा अपना लिया, उसका प्रचार कर लिया, उसको प्रसार कर दिया, ठीक है। जैसा कि क्या होता है, जैसे आपका देखिए तेरे नाम मूवी आई थी, उसमें सलमान खान ने बीच की मांग के हेयर स्टाइल रख ली, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वो लोगों में प्रचार हो गया, प्रसार हो गया उसका, लोग ने वैसे ही हेयर स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बहुत ट्रेंड चलता रहता है, जैसा ट्रेंड समय के साथ चलता रहता है लोग वैसा ही फॉलो करते रहते हैं। तो उस समय क्या हुआ है, आपका भक्ति काल और सूफी काल शुरू हुआ दक्षिण भारत में, और ये धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैल गया। उसके बाद देखिए कि आपका और क्या क्या हुआ धार्मिक आंदोलन में। इसमें हुआ ये कि भारत का विभाजन हो गया, ठीक है, भारत का विभाजन हो गया, भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। यहाँ मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे लोग देखिए डेवलपमेंट होने लगा, जैसे जैसे लोग कहते हैं ना कि जब लोगों को ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, लोगों को ज़्यादा पता हो जाता है, तो वो धीरे धीरे अलग, पहले देखिए आपकी फैमिली जो होती थी, बड़ी बड़ी फैमिली रहती थी, कंबाइंड सबके साथ रहती थी। अब क्या हो गया है कि फैमिली जो है अलग होने लगी है, छोटी छोटी फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ बच्चे ऐसे रहने लगी। अब पहले आपको पता है कि पहले जो आपकी फैमिलीज होती थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, 20 25 30 लोग ऐसे रहते थे। तो उसी तरह से भारत में भी विभाजन हो गया, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और क्या हुआ कि राजपूत शासन की शुरुआत हुई, जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि जो है आपका क्या हुआ, उत्तर भारत में राजपूतों का उदय होने लगा। अब यहीं से आप देखिए कि राजपूतों ने किस तरह से मतलब अपना सिक्का जमाया है धीरे धीरे। मैं आपको यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी अब कि राजपूत शासन की शुरुआत हो गई है, ठीक है। और क्या हुआ इस समय में, चंदवरदाई, जो आपके चंदवरदाई, ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इसे ब्लू पेन, रेड पेन, जिस पेन से लिखना हो, जहां लिखना हो, अपने माइंड में लिख लीजिए कि चंदवरदाई ने आपकी पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछ लिया जाए, किस एग्जाम में पूछ लिया जाए, कहाँ से आ जाए क्वेश्चन के उस रूप में आपको नहीं पता, तो आप इसे क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आप इसको रटना है, आपको अपने माइंड में सेव करना है, ठीक है। तो चंदवरदाई ने कौन सी बुक लिखी, पृथ्वीराज रासो की रचना की। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, चंदवरदाई ने की, ठीक है। और अब ये बताते हैं कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है, ठीक है, ये राजपूत, ये बताते हैं कि जो राजपूत थे वो अग्नि कुल से पैदा हुए हैं, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो राजपूत थे, यानी जो आपके जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत हो गई है जिसके बारे में, तो ये बताएंगे कि राजपूत जो आपके हैं ये कहाँ से पैदा हुए, अग्निकुल से, ठीक है, अग्निकुल से ये पैदा हुए हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं धीरे धीरे आपके राजपूत वंश, ठीक है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको जो अभी नाम बताया था उनमें था गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश आपका 734 से 944 AD तक है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। मैं जिन जिन चीज़ों को कह रही हूँ कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश, आपका समय याद रखिए 734 से 944 AD तक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं कि और क्या है इसमें। यहाँ पे हम आपको इंपॉर्टेंट ही चीज़ बता रहे हैं, एक भी पॉइंट आपके लिए वेस्ट नहीं है, ठीक है। ये जो आपका गुर्जर प्रतिहार वंश है ये आपके गुर्जर से संबंधित है, ठीक है। ये जो गुर्जर आपकी होती जाति होती है, ये प्रजाति उससे गुर्जर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद है जो आपकी केंद्र राजधानी, सेंट्रल कैपिटल जो इसकी रही है वो रही है आपकी कन्नौज, ठीक है। कन्नौज इसकी सेंट्रल कैपिटल रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं संस्थापक। संस्थापक माने कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो आपका है, इसको संस्थापना किसने, किसकी स्थापना किसने की, किसने स्टैब्लिश किया, किसने इसको बनाया,
ठीक है, कोई चीज़ होती है जो उसे बनाई जाती है तभी वो जानी जाती है, अदरवाइज तो जो चीज़ बनी ही नहीं उसे हम जानेंगे कैसे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश को बनाने वाले हैं आपके नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम या कहिए नागभट्ट फर्स्ट जो आपके हैं, ये इसके संस्थापक हैं। सेकंड है इसके प्रमुख शासक कौन है, ठीक है, इसके प्रमुख शासक है मिहिर भोज। ठीक है, इसके जो प्रमुख शासक माने कि जो इसका मेन रूलर है आपके जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो आपके मेन रूलर है वो है आपके मिहिर भोज। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी जो उपाधियां डिस्कस की थी, मैंने उसमें बताया था कि ये जो आपके हैं मिहिर भोज, इनको कौन सी उपाधि मिली है, प्रभास की उपाधि। ठीक है, इनको आदिवरा, प्रभास, मिहिर भोज तीनों ही कहा जाता है। तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं वो है मिहिर भोज, जिन्हें हम आदिवरा, प्रभास ये भी इस नाम से भी जानते हैं, ये इनकी उपाधियां हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके शासक, ये तो हो गए आपके प्रमुख शासक, और इसके शासक कौन कौन से। ठीक है, कोई फैमिली होती है तो उसमें जो है आपका जब घर के बाहर बोर्ड लगाया जाता है तो उसमें मेन जो होता है उसका नाम ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जो और भी लोग होते हैं उनका भी नाम नीचे लिखा जाता है। तो ये एक तरह से इनके जो प्रमुख शासक हो गए, प्रमुख शासक हो गए इनके मिहिर भोज। लेकिन इसके और कौन कौन से रूलर थे जिन्होंने इसको जो है गुर्जर प्रतिहार वंश को जो है चलाया है, वो हैं आपके महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल फर्स्ट, या आपके हैं महीपाल। ठीक है, महीपाल और महेंद्रपाल फर्स्ट जो आपके हैं, इन्होंने भी गुर्जर प्रतिहार वंश को चलाया है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जानकारियां हो गई आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। आप इन्हें याद रखिए कि इसकी केंद्र राजधानी कौन सी है, इसका संस्थापक कौन है, इसका प्रमुख शासक कौन है, इसके शासक कौन है। से बहुत क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं गढ़वाल वंश। ठीक है, गढ़वाल वंश इसके बाद आता है। तो गढ़वाल वंश मैंने आपको बताया कि राजपूतों का उदय होने में सेकंड नंबर था गढ़वाल वंश का। तो इसका जो समय है वो 1085 से 1194, यानी 1085 से 1191 एडी जो है वो गढ़वाल वंश का समय है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं डिटेल्स क्या है, कौन है, कैसा है, वो डिस्कस करते हैं। तो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक हैं, जैसा कि आपका देखिए गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक नागपाल फर्स्ट थे, प्रथम थे, उसी तरह आपका गढ़वाल जो वंश है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रदेव। ठीक है, चंद्रदेव जो आपके हैं ये हैं आपके गढ़वाल वंश के संस्थापक। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके प्रमुख शासक, जैसा हमने अभी ऊपर देखा प्रमुख शासक, उसी तरह अब हम इनके देखेंगे प्रमुख शासक कौन कौन से हैं। इनके प्रमुख शासक हैं 3, उनका नाम क्या है, गोविंद चंद, ठीक है, दूसरे हैं जयचंद, और तीसरे हैं विजय चंद। ठीक है, ये आपके 3 हो गए गढ़वाल वंश के प्रमुख शासक, गोविंद चंद, जयचंद, विजय चंद। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं अगला। अगला क्या है, गढ़वाल वंश को हमने देख लिया। अब अगला ये देखिए, इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा कि पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा है गढ़वाल वंश। इसी के सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसके सारे ही जितने भी आपके शासक हैं उनको हम कवर करने वाले हैं, इसलिए आप इसको नोट डाउन ज़रूर करें। अगला हम देखते हैं आपका गढ़वाल वंश के बाद अजमेर के शखम्भरी चौहान। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे अजमेर के शखम्भरी चौहान ने क्या किया या इस समय में क्या इम्पोर्टेंट हुआ। ठीक है, तो इस समय जो आपके अजमेर के शखम्भरी चौहान है, इसका जो प्रमुख शासक हैं, तो इसके प्रमुख शासक हम देखेंगे कौन है, वे हैं आपके विग्रहराज सेकंड या विग्रहराज द्वितीय जो हैं, ये जिसको बीसल देव भी कहा जाता है। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय को ही बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके प्रमुख शासक हैं अजमेर के शखम्भरी चौहान के। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, वागपति राज प्रथम। ठीक है,
विग्रहराज द्वितीय, वागभटी राज प्रथम, उसके बाद है सिंहराज, ठीक है, सिंहराज। उसके बाद है पृथ्वीराज सेकेंड, पृथ्वीराज सेकेंड या फिर राय पिथौरा, ठीक है। पृथ्वीराज सेकेंड जो है, इनका बताया जाता है कि इन्हीं के समय में, सॉरी, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, पृथ्वीराज थर्ड या राय पिथौरा जो है, ये एक ऐसा बताया जाता है कि इन्हीं के समय में मोहम्मद गौरी ने भारत इन्हीं के समय में आया था, ठीक है। यही जो समय था पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा का, इन्हीं के समय में मोहम्मद जो गौरी है आपका, वो भारत में आया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे अब आपको पता चलेगा कि किस तरह से तुर्कों का आगमन हुआ है हमारे भारत में। तो ये आपको धीरे धीरे यहाँ से जानकारी मिलेगी। पहला, इसके बाद जब ये आया गौरी, तो ये आपका हुआ पहला तराइन का युद्ध, ठीक है। ये 2 तराइन के युद्ध हुए हैं। इसका तराइन का युद्ध जो आपका सेकेंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हिस्ट्री में। ये समझ लीजिए कि ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। यहीं से सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ से बदल गई। अगर ये तराइन का युद्ध जो है ना हारते हमारे यहाँ पे पृथ्वीराज, तो हमारे यहाँ पे हिस्ट्री आज ऐसी नहीं होती, हिस्ट्री को दूसरा ही जो हम रूप देख रहे होते। पर यहाँ पे जो हार होने की वजह से, पृथ्वीराज की हार, ये बहुत कुछ बदल गया। यहाँ से हुआ ये कि जो आपका पहला तराइन का युद्ध है, यहाँ तो आपका पृथ्वीराज जो है विजयी हो गए, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वीराज जीत गए आपके। लेकिन जो आपका सेकेंड है, ठीक है, जो आपका सेकेंड तराइन का युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज की हार हो गई, ठीक है। ये आपकी पृथ्वीराज की हार हुई आपकी 1192 में, ठीक है। 1192 में जो ये पृथ्वीराज की जो हार थी, इसकी वजह से ये हुआ कि पृथ्वीराज हार गए और यहाँ से तुर्क हमारे भारत में आ गए। यहीं से तुर्कों का आगमन हो गया। यही एक रास्ता था जहाँ से तुर्क ने एंट्री की है। उनका सफल आगमन हुआ इसी के द्वारा। मैं जब आपको डिटेल में क्लासेस कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, ठीक है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि जो इनके मुख्य केंद्र थे, मुख्य केंद्र क्या क्या थे इनके, राजस्थान और अजमेर, ठीक है। राजस्थान और अजमेर जो इनका है, ये इनका क्या है, मुख्य केंद्र है, ठीक है। ये आप याद रखना है कि अजमेर के शकंभरी चौहान के बारे में ये हमने देखा कि इनके क्या क्या हुआ, इसके समय में कौन कौन इनके शासक थे। और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि मोहम्मद गौरी का जब भारत आया था वो किसके शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ठीक है। अब हम उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के बारे में देखेंगे, जहाँ पे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मतलब हम बात कर रहे हैं आपके अफगानिस्तान, ठीक है। और हम अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर है आपका शाही वंश, ठीक है। यहीं पे आपका शाही वंश था। और ऐसा कहा जाता है कि इसी समय में जो ये समय काल चल रहा था, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का ये जो इनका समय चल रहा था, जब ये शाही वंश का था, उसी समय गजनवी जो है, कहते हैं ना कि मोहम्मद गजनवी जो है, गजनवी भारत पर आक्रमण की सोच रहा था। ये यहाँ पे हमारे आक्रमण के लिए प्लानिंग्स बना रहा था मोहम्मद गजनवी। आपको पता ही होगा कि मोहम्मद गजनवी ने जब आक्रमण किया है उसके बाद क्या क्या उथल पुथल किया है, क्या लूटा है, क्या उसने हड़कंप मचाया है, ये मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी। फिलहाल अभी इन चीज़ों को देखते जाइए आप कि मोहम्मद गजनवी इसी समय पे एक प्लान बना रहा था, प्लान एग्जीक्यूट कर रहा था, अपना भारत पर आक्रमण की सोच रहा था। और इसने जो आक्रमण किए हैं कुल, वो आक्रमण है आपके 17, ठीक है। इसने एक ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि भारत पर जो आक्रमण है गजनवी ने वो कितनी बार किए, तो वो आपके पास 17 बार इसने आक्रमण किए हैं। अब आप ये जान लीजिए कि जो इसने 17 बार आक्रमण किए हैं, इन हर बार जब ये आक्रमण किया है तो ये कुछ न कुछ लूट के ले गया है। तो समझ लीजिए कि 1 बार लूटा, 2 बार लूटा, 3 बार लूटा, ऐसे कर करके इसने 17 बार लूटा है। और 17 बार में इसने क्या किया होगा और किस तरह की लूटपाट की होगी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में हमारे पहले बहुत सारी, उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था,
बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध थी, बहुत सारे रिसोर्सेज संसाधन थे जिसका दूसरे लोग, बाहर के लोग आके खूब फ़ायदा उठा के गए। तो इसने भी 17 बार आक्रमण किया, खूब लूट मचाई, और ये आपका इसी समय का है। उसके बाद हम देखते हैं आपका शाही वंश, शाही वंश का संस्थापक। ठीक है, अब हम, जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में इस समय अफगानिस्तान था आपका, तो अफगानिस्तान में किसका वो था, शाही वंश का। अब शाही वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, शाही वंश का संस्थापक था आपका कल्लर। ठीक है, जो कल्लर है वो आपका शाही वंश का संस्थापक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि बताया जाता है कि 1001 एडी, ठीक है, 1001 एडी जो आपका समय चल रहा था, उस समय गजनवी से, मोहम्मद गजनवी से जयपाल जो आपका है ये हार गया था। ठीक है, गजनवी और जयपाल की लड़ाई हुई, युद्ध हुआ इन दोनों का, और उसमें हुआ ये कि जयपाल जो है वो पराजित हो गया। ठीक है, गजनवी काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी मजबूत था, इसने जयपाल को हरा दिया। और हुआ ये कि मतलब इस हार को ये बर्दाश्त कर नहीं पाया। कहते हैं ना कि हर कोई हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ये इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, जयपाल ने जो है अपने आत्महत्या कर ली। इसको नहीं, इसके ये जो कलंक नहीं झेला गया, इससे ये जो हार थी वो झेला नहीं गया, उसने अपने आप को आत्महत्या के मतलब रास्ते पे ले गया, ये अपने आप को आत्महत्या इसने कर ली, अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो देखते हैं हम कि देखिए, जब कि इसका जो उस समय इसका पुत्र था, ठीक है, उसका पुत्र बहुत ही छोटा था, 1001 एडी की बात है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1001 एडी में इसके पुत्र ने अपने पिता की इस हार को देखा। उसके बाद उसने जो एक आत्महत्या करी उसके पिता ने, इससे इसको बहुत ही आघात पहुंचा इसके पुत्र को। तो इसने अपने मन में एक वो प्लान बनाया, इसने बदला लेने के लिए सोचा। ठीक है, इसने गजनवी से सोचा कि मैं अपने पिता की जो है मृत्यु का, उसकी आत्महत्या का मैं इनसे बदला लूँगा। तो इसके लिए इसने क्या किया कि 1005 में, ठीक है, जैसा कि आपको पता है 1001 एडी में तो ये हारा था जयपाल, 1005 में इसके पुत्र ने बदला लेने के लिए मोहम्मद गजनवी से फिर युद्ध किया। ठीक है, मोहम्मद गजनवी पे आए युद्ध करने के लिए, उनसे जो है बदला लेने के लिए आया अपने पिता की मृत्यु का, कि मैं उसको मार के अपने पिता की जो है आत्महत्या के, उनके जीवन का, उनके प्राणों का मैं बदला ले लूँगा। उसने जो है संघ बनाया। ठीक है, संघ बनाया, उसने लोगों को इकट्ठा किया, अपना एक अलग से गुट बनाया, संघ बनाया, यूनिट बनाई। पर हुआ क्या, उसका रिजल्ट ये हुआ कि कुछ नहीं हुआ, और जो आपका इसका जयपाल का जो पुत्र था वो भी गजनवी से हार गया। ठीक है, गजनवी ने उसको भी हरा दिया, युद्ध में पराजित कर दिया, उसके भी युद्ध का कोई फायदा नहीं हुआ। आया था वो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, पर वो भी मुंह की खा गया। ठीक है, वो भी जो है उससे हार गया, क्योंकि उस समय जो गजनवी था बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका कश्मीर वाला वंश। ठीक, कश्मीर का वंश आएगा, और इसका वंश का सबसे बड़े स्रोत क्या हैं, कौन कौन से वंश कश्मीर में लगातार आए हैं, इसकी डिटेल में हम आगे क्लासेस अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कश्मीर वाला वंश, उसके बाद आएगा आपके गुजरात में चालुक्य, ऐसे ऐसे करके आपके सारे आएंगे, हम सब कुछ कवर करेंगे, आपके जितने वंश हैं सबके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। आज की क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, और बस मैं आपसे यही कहूँगी कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको बहुत मेहनत की है इसके पीछे, आपके लिए हम जो कंटेंट लेकर आए हैं ये बहुत जगहों से कलेक्ट करके लाए हैं। प्रीवियस ईयर जो आपके यूपीएससी के हो चुके हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं, उनके पॉइंट्स हैं, तो आप इनको देखिए, इन्हें नोट डाउन करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इनको सरसरी निगाह से एक बार वन व्यू में ज़रूर देख लें, एक बार ज़रूर इनको देख लें। आपका एनटीपीसी आएगा, आपका 2021 यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो भी टारगेट है सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये,
तो बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। आप अपने हमें वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। हम आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे, आपके कंटेंट को आप तो पहुंचाते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी है आपको अच्छा से बेहतरीन कंटेंट देना, ताकि आपको 10 किताबें ना पढ़नी पड़े। आपकी जो समय है, आपका जो टाइम है वो सेव हो सके और उसको आप अपने रिवीजन में, लर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। बस आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमें पहले ही बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका भरोसा देख के। तो बस आपका ऐसे ही प्यार हमारे साथ बना रहे। हम नेक्स्ट क्लास फिर आपके लिए लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कोरोना में सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी हमारी हथियार है हमारा। और जब तक वैक्सीन नहीं आई है तब तक हमें ऐसी तरह प्रिकॉशन लेने, अपने आप को बचाना है, सावधान रखना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है, सब समाज की रक्षा करनी है और सबको एक साथ में लेके चलना है। तभी हम कोरोना जैसी महामारी को मात दे सकते हैं। बस इसी के साथ कोरोना में भी अपने पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं टलने वाला, आपकी उम्र नहीं रुकने वाली, आपके करियर नहीं रुकने वाला। समय बढ़ता जा रहा है, उस समय को ऐसे मत गंवाइए, क्योंकि 2020 तो ऐसे बीत गया, पर समय नहीं, आपका 1 साल ज़रूर चला जाएगा। तो आप बस पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे साथ ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।